हाय एवरीवन। अब इस वीडियो में हम समझेंगे द इफेक्ट्स ऑफ वॉर, यानी कि वॉर का क्या प्रभाव पड़ा। द वॉर हैड अ डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट, बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। अब जो युद्ध हुआ इतना बड़ा, इसका डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ा। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा, जो तोड़ के रख दे, एक तरीके से इस तरह का प्रभाव पड़ा इंटायर कॉन्टिनेंट पे, पूरे कॉन्टिनेंट पे, पूरे महाद्वीप पर। बहुत साइकोलॉजिकली, लोग साइकोलॉजिकली भी टूटे, मनोवैज्ञानिक रूप से टूटे, और फाइनेंशियली तो डेफिनेटली कोई भी वॉर होगी तो उसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो डेफिनेटली फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा टूटे। तो इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ के रख दिया। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन डेप्टर्स। बेसिकली क्या हुआ जी, ये कॉन्टिनेंट, ये जो महाद्वीप था, यूरोप जो था, ये तो कर्जे दिया करता था एक तरीके से, लेकिन युद्ध जब खत्म होता है, खत्म होते होते ये कर्जदारों का महाद्वीप बन गया, क्योंकि यहाँ पर लोग इतने सारे कर्ज लेने वाले हो गए थे। Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. अब देखो, वाइमर रिपब्लिक तो अभी बनी थी, इनका तो कोई प्रॉब्लम, मतलब इनके लिए तो हम ये कह सकते हैं कि इनका क्या अपराध था, लेकिन फिर भी इनको जो पाप, जो सिन इन्होंने नहीं किए थे, ओल्ड एम्पायर के थे, है ना, क्योंकि वो लोग युद्ध लड़े थे, उन लोगों की गलती थी, इनका तो कुछ था भी नहीं इसमें, लेकिन उनको जो है कहीं ना कहीं वाइमर रिपब्लिक को इसका हट जाना जो है, नवजात वाइमर रिपब्लिक हम बोल सकते हैं, अभी अभी तो वाइमर रिपब्लिक बनी थी, नवजात वाइमर गणराज्य था, उसको जो है चुकाना पड़ गया था। ठीक है, अब द रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलेशन एंड वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स टू पे कंपनसेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो गणराज्य, ये जो रिपब्लिक बना, इसको युद्ध में पराजय के अपराध बोध के लिए कि भैया आप हारे हो, आपकी गलती है, इस तरह के लिए, इस वजह से। ठीक है, तो इसको जो वॉर गिल्ट इसके लिए हुआ, वॉर गिल्ट का मतलब होता है कि आप हारे हो, उसका बोझ एक तरीके से हम कह सकते हैं। नेशनल ह्यूमिलेशन इसको मिला इसके लिए, और फाइनेंशियली क्रिपल्ड कर दिया गया, इसको बहुत सारे कंपनसेशन इसको देने पड़े। तो क्या होता है, इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ भी जो है वो ढोना पड़ा। पूरे राष्ट्र का अपमान हो रहा था, ये तो तभी बना था बेसिकली, लेकिन इसको जो है बोझ ढोना पड़ा, हार जाने चुकाने पड़े, जिसकी वजह से आर्थिक स्तर पर बिल्कुल अपंग हो गया, क्रिपल हो गया, मतलब अपंग हो गया देश, है ना, पैसा बहुत ज़्यादा चला गया बाहर। Those who supported the Weimar Republic mainly socialist, Catholics and Democrats। अब ये तीनों का नाम याद कर लो कि भाई वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट कौन करता था, सोशलिस्ट करते थे, कैथोलिक्स करते थे और डेमोक्रेट्स करते थे। ये बिकेम हो गए इजी टारगेट अटैक ऑफ कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल के। जो लोग कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट थे, जो लोग कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट थे, उनके सर्कल, यानी कि वो लोग ग्रुप में खड़े हैं और अटैक करते हैं किनका, सोशलिस्ट के ऊपर, कैथोलिक्स के ऊपर, डेमोक्रेट्स के ऊपर, क्योंकि ये वाइमर रिपब्लिक के फेवर में थे, इनको सपोर्ट करते थे। तो वाइमर गणराज्य के जितने भी हिमायती थे, सपोर्टर्स थे, मुख्य रूप से हम कह सकते हैं सोशलिस्ट यानी समाजवादी, कैथोलिक को कैथोलिक ही बोलेंगे, डेमोक्रेट्स जो थे, उन लोगों को, जो रूढ़िवादी लोग थे, कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट थे, वो लोग अटैक करते थे, इनके ऊपर टारगेट्स करते थे। देवर मॉकिंगली कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स। अब वाइमर रिपब्लिक के लोगों को क्या कहते थे, ये इनका मजाक उड़ाया जाता था, इनको नवंबर के अपराधी कहते थे, इनके ऊपर निशाना साधा जाता था। द माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द अर्ली 1930s एज वेल एज सून सी द माइंडसेट। अब कह सकते हैं कि इस मनोदशा का 30 के दशक में, माइंडसेट होता है मनोदशा, मन की दशा, आपका माइंड का क्या उस वक्त चल रहा है, इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा। लोगों का जो माइंडसेट बन गया था, इसने मेजर इंपैक्ट डाला पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर। ठीक है, अर्ली 1930s में द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी। जो पहला महायुद्ध था, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसने यूरोप की सोसाइटी पर, यूरोप के समाज पर और उसकी राजनीति पर बहुत गहरा असर डाला। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। अब यहाँ पर क्या था, सैनिकों को ना, जो आपके आम नागरिक है, उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। Politicians and publicists laid great stress on need for man to be aggressive, strong and masculine। अब जो राजनीति के लोग थे, जो पॉलिटिकल लोग थे, राजनेता हम जिसे कह सकते हैं, और प्रचारक, जो पब्लिसिस्ट कौन होता है, जो प्रचार करता है चीज़ों का, तो जो पब्लिसिस्ट थे वो इस बात पे जोर देने लग गए कि आदमी को कैसा होना चाहिए, एग्रेसिव, आक्रामक होना चाहिए, पावरफुल, स्ट्रांग होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, और मर्दाना, मस्कुलिन होना चाहिए, मर्दों की तरह होना चाहिए।
मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। अब जो मीडिया थी है ना, न्यूज़पेपर वगैरह मैगजीन्स वाले, ये तो ग्लोरीफाई करने लगे, टीवी वाले, कि भाई ट्रेंच लाइफ बहुत अच्छी, जबकि ट्रेंच में ज़िंदगी बद से बदतर थी। ट्रेंच क्या होता है, जब गड्ढे खोद खोद के सिपाही जिसमें छिप छिप के लड़ाई करते हैं वो, तो वहाँ पर तो ज़िंदगी बद से बदतर थी, लेकिन मीडिया इसको ग्लोरीफाई कर रही थी। द ट्रुथ हाउ एवर वॉज दैट सोल्जर लिव्ड मिजरेबल लाइफ। सच्चाई तो ये थी कि जो सोल्जर्स थे वो तो बहुत ही दयनीय ज़िंदगी जी रहे थे इन द ट्रेंचेस, ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉर्पस। अब वो लोग घिरे हुए रहते थे, ट्रैप्ड रहते थे, सिपाही जो थे घिरे रहते थे, किससे? लाश खाने वाले चूहों से। कॉर्पस होता है लाशें, और लाशों को फीड कौन कर रहा था? रेड्स, उनसे घिरे रहते थे। दे फेस्ड पॉइजनियस गैसेस। अब सिपाही जो थे वो फेस करते थे जहरीली गैसों को, एनिमी शेलिंग को, यानी कि एनिमी के गोला बारूद को भी। अब गोला बारूद एनिमी जो फेंकेगा वो सिपाहियों भी तो फेंकेगा, उनको बर्दाश्त कर रहे थे। एंड विटनेस्ड थे देयर रैंक रिड्यूस रेपिडली, और इस बात के भी विटनेस थे कि उनकी संख्या जो है धीरे धीरे घटती जा रही है, रैंक जो है रिड्यूस होते जा रहे हैं, यानी कि फौजी लगातार जो थे, उनके साथी जो थे वो पल पल मरते जा रहे थे। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फेयर, वाइल पॉपुलर सपोर्ट जो था ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप दैट हैड रिसेंटली केम इनटू बीइंग। अब याद समझ लो, अच्छे से समझ लेना, यहाँ पर सार्वजनिक जीवन में अगर हम देखें तो आक्रामक फौजी प्रचार हो रहा था, यानी कि जो एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा हो रहा था कि वॉर में ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा था वॉर की तरफ। एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंट्रल स्टेज इन द पब्लिक स्पेयर। इसका मतलब होता है कि राष्ट्रीय सम्मान, पूरे राष्ट्र का सम्मान व प्रतिष्ठा की जो चाह थी के सामने बाकी सारी चीज़ें गौण लग रही थी, कि बस ये हो रहा था कि वॉर लड़ो, मरो या जियो, लेकिन राष्ट्र का सम्मान होना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ चल रही थी, और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, लोगों में हो रहा था ना, देश की खातिर जान दे दो, देश की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो, जो इस तरह की बातें चल रही थी। अब यहाँ पर हाल ही में रूढ़िवादी तानाशाह आए थे, उनको व्यापक मतलब वो मिल रहा था, पब्लिक सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि उस समय के लोग जो थे ना वो कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले ही थे। उन्हें राजा की बातें, इस तरह के कंजर्वेटिव आइडियाज़ यही समझ में आते थे। और उस वक्त लोकतंत्र जो था हमारा, डेमोक्रेसी जो थी, वो वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया, वो बहुत ही ज़्यादा यंग और बहुत ही कमज़ोर आइडिया था, विच कुड नॉट सर्वाइव द इन स्टेबिलिटीज़ ऑफ इंटर वॉर यूरोप, जो कि उस समय यूरोप में जितनी भी अस्थिरता फैली हुई थी उसका सामना ही नहीं कर पाई। ठीक है, उसका सामना ही नहीं कर पाई। तो बस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, मिलते फिर अगली वीडियो में।